हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और जिसका शीर्षक है सोर्सेज ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसके पहले मैंने आपको पूर्व के वीडियो में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्स के बारे में मैंने स्रोत के बारे में बताया था। मैंने उसमें डिटेल व्याख्या किया था। मैंने ये भी कहा था कि जब आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो आपको स्रोत बताना पड़ेगा। अगर आप स्रोत नहीं बताएंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले के वीडियो में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया था और उसके बाद में आज सोर्सेज ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जब मुसलमानों का आगमन हुआ और उनके द्वारा राज्य व्यवस्था कायम की गई तो यहाँ पर मुसलमान हिस्टोरियन या इतिहासकारों द्वारा संबंधित पीरियड के इतिहास लिखे गए और बहुत सारे सुल्तान ने इतिहासकारों को डिप्यूट किया, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनके पीरियड का इतिहास लिखा जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहले के पीरियड में जब हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पीरियड था तो वहाँ पर स्रोत को ढूंढने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं के द्वारा इतिहास लिखने की परिपाटी नहीं थी। लेकिन ये इतिहास लिखने की परिपाटी ग्रीस में, मतलब यूनान में, रोम में और बाद में इस्लामिक वर्ल्ड में ये काफ़ी प्रचलित था। और इसीलिए जब इस्लाम का उदय अरब कंट्री में हुआ, खास करके मक्का मदीना में हुआ, तो उस पीरियड का भी हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, क्योंकि उस पीरियड के इतिहासकारों ने इस्लाम के विकास के बारे में लिखा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन और यूँ कहिए कि सल्तनत पीरियड शुरू हुआ तो मुस्लिम इतिहासकारों ने काफ़ी विस्तृत में विभिन्न वंशावलियों के बारे में, विभिन्न डायनेस्टी के बारे में उन्होंने इतिहास लिखा है। कुछ जो रचना है वो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है, क्योंकि जब आप किसी राजा का पेट्रोनेज या पात्रता प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके तरफ या उसके पक्ष में लिखना होगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है, और उसका कोरोबोरेशन, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि एक स्रोत को दूसरे स्रोत से कोरोबोरेशन करने के बाद में, मतलब सत्यापन करने के बाद ही हम निश्चित कंक्लूजन पर या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और यही इतिहासकार का काम होता है और इतिहास के विद्यार्थी का काम होता है। तो आइए चलते हैं कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहासकार था वो था अल-बर्नी। ये इन्होंने तहकीके हिंद ये किताब लिखा है और ये सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे और महमूद गजनी के साथ अल-बर्नी भारत आया था। और उस समय में उन्होंने भारत के बारे में, यहाँ के जलवायु के बारे में, यहाँ की राज्य व्यवस्था के बारे में, यहाँ के पूर्व राजाओं के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी लिखा है, यहाँ के हिंदुओं के स्वभाव के बारे में। और उसमें उसका फेमस कोटेशन है कि हिंदू ये समझते हैं कि इनके देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। इनके यहाँ जो फ्लोरा एंड फौना, मतलब वनस्पति या जो मवेशी या जानवर मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलता।
इनके जो संस्कृति है, माने हिंदुओं के जो कल्चर हैं, वो वर्ल्ड में इससे बढ़िया कोई संस्कृति नहीं है। और इनके जो किताब हैं, माने हिंदुओं के जो किताब हैं, जैसे वेद, रामायण, महाभारत और जो विशिष्ट ग्रंथ हैं हिंदुओं के, या उनकी जो फिलॉसफी है, उससे बढ़िया कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। तो अलबर्नी ने हिंदुस्तानियों का उस समय का जो चित्र वर्णन किया है, वो क्या बताता है कि हिंदुस्तानी इंट्रोवर्ट हो गए थे, मतलब आत्ममुखी हो गए थे, आत्म केंद्रित हो गए थे। और यही जो लाइन है अलबर्नी का, यही हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का मुख्य कारण था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से धर्मशास्त्रों ने, धर्मसूत्राज ने हिंदुस्तानियों को समुद्र पार करने से मना कर दिया था कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर वो जाते हैं तो वो धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे और उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हालांकि दक्षिण भारत में, खास करके चोला साम्राज्य में, इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और उनका 10वीं 11वीं शताब्दी में वो एक बहुत बड़े मैरीटाइम पावर थे, माने नेवल पावर थे, और उनके जहाज साउथ ईस्ट एशिया में घूमते थे और वाणिज्य व्यवसाय होता था। लेकिन उत्तर भारत में रूढ़िवादी व्यवस्था ने पूरी तरह से समाज को जकड़ लिया था, और इसी के बारे में अलबर्नी ने डिटेल में व्याख्या किया है। तो उनका किताब का नाम है तहकीके हिंद। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो किताब है वो है ताज उल मसीर। ताज उल मसीर, ये हसन निजामी ने लिखा है। और इसमें सल्तनत के शुरुआती पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से मोहम्मद गोरी ने यहाँ सत्ता स्थापित किया और उनके समय में क्या राज्य व्यवस्था था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और लगभग 1217 ईस्वी तक, अर्थात इल्तुतमिश के शुरुआती दिनों, जैसे कि आप जानते हैं कि 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश का राज्यारोहण हुआ था, दिल्ली के तख्त पर वो बैठा था। तो शुरुआती पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। और ताजुल मसीर का जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इल्तुतमिश के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो मिलिट्री अभियान किए गए थे, उन अभियानों के बारे में जानकारी इस किताब से हमें ताजुल मसीर से मिलती है, जो हसन निजामी ने लिखा है। इसके बाद में तबाकत ए नसीरी, तबाकत ए नसीरी, इस किताब को मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। और इस किताब से भी हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले की किताब में बताया था कि जो ताजुल मसीर था उसमें केवल कन्क्वेस्ट के बारे में कि मुसलमान राजाओं जैसे मोहम्मद गोरी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश की जो लड़ाई यालदूज से हुई, कुबाचा से हुई, वो सारी जानकारी तो हमें ताजुल मसीर से मिलती है। लेकिन तबाकत ए नसीरी जो सिराज ने लिखा है, इससे हमें जानकारी सल्तनत काल के शुरुआती पीरियड में जो शासन व्यवस्था था, जो उन्होंने क्या क्या नए नए एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में प्रयोग किए थे, इसके बारे में जानकारी हमें सिराज के द्वारा इस तबाकत ए नसीरी नामक किताब से दी जाती है। इसके बाद में दोस्तों आप जानते होंगे खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो
इनको पैरॉट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तूती ए हिंद। और इनके बारे में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सल्तनत पीरियड में ये लगभग बलवन के राज्य से लेकर के और खिलजी राजवंश और उसके बाद में जो तुगलक राजवंश का जो शुरुआती पीरियड, जो पहला जो सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक, वहाँ उस पीरियड तक ये जिंदा रहे, करीब 80, 85, 90 साल तक ये जिंदा रहे। और बेसिकली अमीर खुसरो एक पोएट थे, ये पर्शियन पोएट थे, कवि थे, ये कोई इतिहासकार नहीं है। लेकिन इनके द्वारा बहुत सारी किताब लिखी गई हैं, जैसे किरण उस सैदन, किरण, ये आपको पीटी में पूछेगा, सैदन थोड़ा सा पर्शियन नाम है इसलिए अटपटा है। उसके बाद में आशिका, तीसरा तुगलकनामा, और चौथा तारीखे अलई। ये सब किताबों के नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी पैरॉट ऑफ इंडिया बोला, ये भी आपको पीटी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमपीपीएससी में और यूपीएससी में। तो इनके पीरियड में खास करके अमीर खुसरो की ये विशेषता है कि इन्होंने 3 राजवंश को देखा। सिलेब डायनेस्टी में बलवन के पीरियड से शुरू होकर के खिलजी डायनेस्टी और उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी जो शुरू हुआ, उसमें गियासुद्दीन तुगलक तक के पीरियड को इन्होंने देखा। और क्योंकि इनका जीवन ये बहुत ही दीर्घायु थे, करीब 85 साल तक, 90 साल तक ये जिंदा रहे, तो इसमें इन्होंने विभिन्न राजवंश के बारे में बहुत सारी कविताएं, लेख, आलेख लिखे हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दिए हैं। और एक किताब है मिफ्तब ए फतूह, तो ये इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इतिहासकार जो सल्तनत पीरियड में है, वो 2 इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, और वो कौन कौन हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला जो इतिहासकार है वो जियाउद्दीन बारनी, जियाउद्दीन बारनी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो इतिहासकार है मोरक्को का रहने वाला, उसको बोलते हैं इब्न बतूता। अब दोस्तों, जैसे कि जियाउद्दीन बारनी, इन्होंने तुगलक काल के उस पीरियड के समकालीन थे, और ये सल्तनत से, शासन प्रशासन से इनका परिवार जुड़ा हुआ था। जो दिल्ली का कोतवाल था अल उल मुल्क, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम पूरे विश्व को कब्जा करना चाहते हैं, कन्क्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक अल उल मुल्क ही था जो दिल्ली का कोतवाल था। और उस समय में जो कोतवाल का पद होता था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था पुलिस प्रशासन में। बाद में धीरे धीरे उस कोतवाल का जो अर्थ वो एक कोतवाली तक सीमित हो गया। मतलब एक कोतवाली मतलब एक थाना का जो इंचार्ज है उसको कोतवाल बोलते थे ब्रिटिश काल में। लेकिन सल्तनत काल में जो कोतवाल होता था वो शहर का हेड होता था। तो जैसे दिल्ली का कोतवाल अल उल मुल्क था तो वह बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस आदमी था, और अलाउद्दीन खिलजी किसी की बात सुनता नहीं था, लेकिन जो 1-2 लोगों की जो बात सुनता था उसमें अल उल मुल्क भी था। और जियाउद्दीन बारनी उसी का भतीजा था। तो इसने किताब लिखा तारीखे फिरोज शाही। इसका नाम लिखते हैं तारीखे, याद रखना पड़ेगा आपको, तारीखे फिरोज शाही। और बारनी मोहम्मद तुगलक
और फिरोज तुगलक का समकालीन था, तो वह आई विटनेस था। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब मोहम्मद तुगलक ने राजधानी को ट्रांसफ़र किया, जैसे कि दिल्ली से उन्होंने दौलताबाद राजधानी ट्रांसफ़र किया, जिसके बारे में मोहम्मद तुगलक के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर उसको पढ़िए सुनिए। तो इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बार्नी ने क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरह से उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा और कुत्ते बिल्ली तक को भी, जो जमींदार या जो नोबल्स थे, उनको मजबूर किया कि आप यहाँ से दौलताबाद जाएं, और उसका हश्र बहुत ज़्यादा खराब हुआ। और इस तरह से मोहम्मद तुगलक का जो एक्सपेरिमेंट था वो बुरी तरह से फेल हो गया। तो बार्नी के द्वारा हमें तुगलक, खास करके मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और इसी तरह से इब्न बतूता, जो करीब 12 साल तक जो है वो दिल्ली में काजी था, और उसको मोहम्मद तुगलक ने काजी बनाया हुआ था। बाद में इसको एक्सपेडिशन के लिए मैंने चाइना भेजा गया कि आप चाइना जाकर के वहाँ से जानकारी एकत्र कीजिए, लेकिन रास्ते में ये समुद्र के रास्ते से जा रहा था और जहाज़ के टूट जाने से, रेकेज हो जाने से इसे वापस पुनः इंडिया आना पड़ा। और यहाँ पर दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद में, उसके बाद में ये इब्न बतूता यहाँ से प्रस्थान कर गया अपने देश के लिए, और उसका देश कौन सा था? मोरक्को, जो अफ्रीका में पड़ता है। और इसने जो वहाँ पर रह कर के किताब लिखा, जो किताब इंपॉर्टेंट जो किताब जो लिखा, उसका नाम है किताब ए रहला। और मैंने MPPSC का जो क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें किताब ए रहला पर एक बार अभी 2-3 साल के अंदर में इस पर नोट लिखने के लिए भी कहा गया है। किताब ए रहला पर आप नोट लिखिए। तो किताब ए रहला में इब्न बतूता ने पूरी तरह से डिटेल में मोहम्मद तुगलक के पीरियड का सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में बताया हुआ है। मोहम्मद तुगलक ने जो विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग किए और जो प्रयोग असफल हुए, और उसके बाद में हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में जो रिवोल्ट हुए, विद्रोह हुए, वो सारी जानकारी जो है वो आपको किताब ए रहला जो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और ये जो इब्न बतूता का जो अकाउंट है वो ज़्यादा निरपेक्ष है। वो इसीलिए है कि वो यहाँ से जाने के बाद में मोरक्को अपने देश में जाकर के किताब को लिखा, तो उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं था, जैसे दूसरे इतिहासकारों का उस ज़माने में होता था कि आप, जो राजा आपको पेट्रोनेज दे रहा है, जो आपको अपने नौकरी में रखे हुए है, उसके खिलाफ तो आप जा नहीं सकते। अगर आप जाएंगे तो आपको फांसी पर चढ़ा देगा या आपको नौकरी से निकाल बाहर कर देगा। लेकिन इब्न बतूता के साथ में ऐसी कोई बात नहीं, वो निरपेक्ष होकर के लिखा है। लेकिन ये बात जियाउद्दीन बार्नी के साथ नहीं था। वो सुल्तान का पेड सर्वेंट था, और चूंकि आप अभी मैंने आपको बताया कि अल उल मुल्क एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अमीर था, दिल्ली का कोतवाल था, तो सल्तनत दरबार में जियाउद्दीन बार्नी की बहुत ज़्यादा महत्व भी था। तो इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी जीवनी लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? फतुहत फिरोज शाही, फतुहत फिरोज शाही। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, मात्र 35-36 पेज की किताब है, जिसमें फिरोज शाह ने अपने जीवन के बारे में, अपने प्रशासन के बारे में शॉर्ट में लिखा है। और इसी तरह से फतुह उस सलातिन, थोड़ा सा कठिन है वर्ड, लेकिन आपको बाय इसामी, और ये इसामी ने तुगलक डायनेस्टी के बारे में इसका व्याख्या किया है। और इसका जो अकाउंट है इसामी का, वो ज़्यादा निरपेक्ष है बार्नी के अकाउंट से, क्योंकि बार्नी तो कोट था, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
और हम थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, कुछ लोगों का ये शिकायत था। इसके बाद में जो सैयद डायनेस्टी, आप जानते होंगे कि तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी का राज्य हुआ और उसका सबसे बड़ा जो सुल्तान था वो मुबारक शाह था। और मुबारक शाह, हालांकि ये डायनेस्टी 40 साल से ज़्यादा नहीं चला, उसके बाद में अफगानों का शासन, मैंने लोधी का साम्राज्य यहाँ हिंदुस्तान में हुआ। तो मुबारक शाह के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो याहिया बिन अहमद के द्वारा मिलती है। याहिया बिन अहमद, और इन्होंने तारीखे मुबारक शाही लिखा है। अब दोस्तों जानते हैं आप कि सल्तनत पीरियड में ये कस्टम था, ट्रेडिशन था सुल्तानों का कि वो बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करते थे। लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर। थोड़ा वर्ड कठिन है, इन्वेस्टिचर। इसका मान्यता प्राप्त करने का कारण क्या था? क्योंकि उस समय का जो समाज था बहुत ज़्यादा धार्मिक समाज था और सुल्तान को लेजिटिमेसी प्राप्त हो, रिकॉग्निशन प्राप्त हो, आम जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, इसीलिए सुल्तान क्या करता था? बगदाद में, उस समय में खलीफा का जो साम्राज्य था वो बगदाद में था, तो बगदाद के खलीफा से और उसके बाद में इजिप्ट का खलीफा हुआ। जब बगदाद के खलीफा को ख़त्म कर दिया, मार दिया हलाकू खान ने, तो उसके बाद में कैलिफेट इजिप्ट में चेंज हुआ और कुछ उस दिनों के बाद में फिर ओटोमान साम्राज्य का जो सुल्तान था वो कैलिफेट हुआ। उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखें। तो याहिया बिन अहमद का कहना था कि मुबारक शाह ने, जो सैयद डायनेस्टी का सुल्तान था, उसने लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर प्राप्त नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं खलीफा को कोई मान्यता नहीं देता हूं। और ये दिल्ली सल्तनत में 2 ही सुल्तान हुए जिन्होंने ऐसी हिमाकत किया, और वो कौन कौन? एक मुबारक शाह और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने कोई मान्यता नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं सुल्तान हूं और मैं सॉवरेन हूं, मैं सार्वभौम हूं, मुझे किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सुल्तान ने लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर बगदाद के और बाद में इजिप्ट के खलीफा से प्राप्त किया। और उसके पीछे रीजन क्या था? कि ताकि उनकी सत्ता हिंदुस्तान में मजबूत हो सके। इसके बाद में तारीखे शेरशाही, तारीखे शेरशाही, और उसके पहले तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी। ये जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर ने, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, वो एक अच्छा लेखक भी था। उसने तुर्की भाषा में यह किताब लिखा है और उसमें हिंदुस्तान के उस समय के जो लोगों की आर्थिक स्थिति थी, समाज किस प्रकार से विखंडित था, गरीबों के किस तरह के हालात थे, ये सारी, और यहाँ तक उसने कहा कि हिंदुस्तान के लोग जो है ना संस्कृति कल्चर्ड नहीं हैं। ये भी कहा कि गरीबों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लोग लंगोट, अधिकांश लोग लंगोट पहन के घूमते रहते हैं, महिलाओं के पास में एक ही साड़ी होती है जिसमें कि वो पैर से लेकर के और सर तक ढकने का काम करते थे, मतलब ब्लाउज वगैरह उस समय ज़माने में महिलाएं नहीं पहनती होंगी। और बाबर के समय ही जो है उनका एक भाई था, उसका नाम था मिर्जा रशीद। और इस मिर्जा रशीद ने तारीखी रशीदी, मिर्जा हैदर और इन्होंने एक तारीखी रसीदी
किताब लिखी हुई है और इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से ये इनका जो पीरियड है ये बाबर के पीरियड में भी थे और हुमायूं के भी पीरियड में थे। तो इनका जो इस बाबर और हुमायूं के काल में और खास करके हुमायूं का किस प्रकार से चौसा में, बैटल ऑफ चौसा में और बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह ने हुमायूं को हराया और वो क्या क्या कारण थे जिसके कारण से हुमायूं को इस देश से भागना पड़ा, ये सारी जानकारी हमें तारीख़ रसीदी से मिलती है। इसके बाद में हुमायूं नामा जो है वो ये गुलबदन बेगम जो हुमायूं का ही बहन थी, उनके द्वारा गुलबदन बेगम, इनके द्वारा भी हुमायूं नामा किताब लिखा गया जो बहुत प्रसिद्ध किताब है। हालांकि इसमें उन्होंने बहुत जगह एग्जैगरेशन माना अतिशयोक्ति का सहारा लिया हुआ, तो उसको छांट करके पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 5 साल के लिए शेरशाह हिंदुस्तान में शासक बना हुमायूं को भगाने के बाद में, और लगभग 15 साल के बाद में शेरशाह की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका पुत्र इस्लाम शाह की गद्दी पर नशीन होने के बाद में सिकंदर शाह के समय में 1555 ईस्वी में हुमायूं हिंदुस्तान की गद्दी प्राप्त करने में सफल हुआ। हालांकि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा उसके बाद में, और फिर उसके बाद में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत शुरू हुआ 1556 में। तो इस शेरशाह के जीवन काल में, शेरशाह के जीवन के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में अब्बास शेरवानी ने किताब लिखा हुआ। अब्बास शेरवानी, और इसका नाम है तारीख़े शेरशाही। और इस किताब से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार शेरशाह ने कानून और व्यवस्था मजबूत किया, और रोड जो अब तक असुरक्षित थे वो सभी रोड सुरक्षित हो गए। उन्होंने जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किया, पुलिस का इंतजाम किया, और जिसके कारण से लूट, डकैती, चोरी, ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं तो वो सल्तनत में लगभग समाप्त हो गया। तो इस तरह से कठोर शासन व्यवस्था, और जैसा कि सब जानते हैं शेरशाह एक बहुत अच्छा प्रशासक था, और उनके समय में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा हुआ था, और उन्होंने दाग और हुलिया सिस्टम शुरू किया था मिलिट्री में, और जिसको कि बाद में अकबर ने उसको अडॉप्ट किया, अपनाया। तो ये सब जानते। तो शेरशाह के बारे में राजस्व प्रबंधन और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी, मिलिट्री का सेटअप, ये सारी जानकारी जो हमें अब्बास शेरवानी की किताब तारीख़े शेरशाही से मिलती है। इसके बाद में दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी मुगल पीरियड के बारे में मिलता है वो है आईने अकबरी और अकबरनामा। आईने आईने अकबरी और प्लस अकबरनामा। ये किताब लिखा है अबू फजल ने, और ये अबू फजल जो है ना वो कोर्ट हिस्टोरियन था, अकबर का हिस्टोरियन था, और अकबर का सबसे बड़ा मित्र भी था। जहांगीर ने इसको 1602 में बुंदेलाओं से हत्या करवा दिया था। इसने 2 किताब लिखा, और यह अकबर के दरबार में नवरत्न का भी सदस्य था। 9 जो नवरत्न थे उसमें अबू फजल भी था। तो अबू फजल ने मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप, मुगलों के राज सत्ता के सिद्धांत के बारे में पूरे डिटेल में व्याख्या किया हुआ है।
मुगलों ने कहाँ कहाँ कन्क्वेस्ट किए, माने विजय अभियान किए, उनके आर्मी के क्या स्ट्रक्चर थे, मनसबदारी सिस्टम क्या था, ये सारे वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप पूर्व के वीडियो देखिए। इस तरह से उन्होंने अकबर के पीरियड का, और खास उन्होंने इतना ही नहीं किया है बल्कि मुगलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब सेंट्रल एशिया से, उसकी भी जानकारी उन्होंने, पूरी जानकारी उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से अबू फजल एक बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में उभरे हैं। हालांकि बहुत सारी जो जानकारी उन्होंने अतिशयोक्त दिया हुआ है, तो इसके जो काट जो है, जो इनका कट्टर जो विरोधी था वो था बदाऊनी। इसके बारे में बताते हैं आपको। मुंतखब उल तवारिख, ये इनके बदाऊनी के किताब का नाम है। और ये अबू फैजल का बहुत कट्टर विरोधी था, क्योंकि जो, और दोनों सहपाठी भी थे, तो क्योंकि इसका कारण ये था कि जो सम्मान, जो हैसियत अबू फजल को अकबर के दरबार में प्राप्त था, चूँकि वो नवरत्न भी था, वो सम्मान बदाऊनी को प्राप्त नहीं था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अकबर ने दीन इलाही, या जिसको तौहीद इलाही कहते हैं, जब उन्होंने शुरू किया 1582 में, तो बदाऊनी अकबर का सबसे कट्टर विरोधी हो गया था, और उसने कहा कि अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और दूसरा नया धर्म अपना लिया है। तो अगर, लेकिन इसका महत्व इस किताब का इस बात में है कि बहुत सारे जो एग्जैगरेशन या बहुत ज़्यादा जो अतिशयोक्ति जो अबू फजल ने अपने किताब में लिखा है, चूँकि वो दरबारी इतिहासकार था, हालांकि बहुत बड़ा स्कॉलर था, तो बदाऊनी के इस किताब के पढ़ने के बाद जब दोनों को हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमें सत्य सामने आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मामलों में बदाऊनी ने अतिशयोक्त किया है और कुछ मामले में अबू फजल ने किया है। तो ये किताब क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए बहुत ही जरूरी है, खास करके अकबर के पीरियड के लिए। इसके बाद में दोस्तों जहांगीर ने भी अपने संस्मरण लिखे हैं, जिसको कि बोलते हैं तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाबर ने जो किताब अपना स्मरण लिखा है, संस्मरण लिखा है, वो तुर्की भाषा में है, लेकिन जहांगीर ने जो अपना संस्मरण लिखा है, जो ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं, तो वो है पर्शियन में। ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गच्चा खा जाते हैं। तो तुझके जहांगीर में जहांगीर ने अपने हैबिट के बारे में, अपने कमजोरियों के बारे में, अपने हैरम के बारे में, और किस परिस्थिति में उसे नूरजहां से शादी करना पड़ा, क्यों उसने शादी किया, यहाँ के पेड़ पौधे पक्षियों के बारे में, खास करके लाहौर और कश्मीर के बारे में बहुत सारी जानकारी उसने अपने संस्मरण में या ऑटोबायोग्राफी में दिए हैं, जो पर्शियन में लिखा हुआ है। इसके बाद में पादशाहनामा, ये किताब जो है वो शाहजहां के समय में इतिहास लिखा गया था, उनके द्वारा इतिहासकार को मुकर्रर किया गया था, और ये किताब जो है वो लाहौरी ने लिखा था। क्या बोलते हैं, अहमद लाहौरी, क्योंकि ये लाहौर के रहने वाले थे, इसीलिए अहमद ने हमीद लाहौरी।
और इस किताब से हमें शाहजहां के शासनकाल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि किस तरह से उन्होंने अपने भाई का कत्ल किया, क्या परिस्थिति आई कि उन्होंने ताजमहल को निर्माण किया, किस तरह से मुमताज़ की मृत्यु हुई और उसने शासन प्रशासन में क्या क्या अभिनव प्रयोग किए, ये सारी जानकारी हमें पातशाहनामा से मिलती है। और औरंगजेब के पीरियड में एक खफी खान इतिहासकार हुआ है और इससे हमें मुंतखब उल लुबाब, टर्मिनोलॉजी कठिन है, एक खफी खान ये जो किताब है इससे हमें औरंगजेब के बारे में जानकारी मिलती है, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है और उसके धार्मिक राजनीतिक जो विजय अभियान थे, जो धार्मिक उसने पॉलिसी अपनाई थी, क्यों अपनाई थी, किस तरह से दक्षिण के सूबों को उसने कब्जा किया था औरंगजेब ने, कितने साल वो वहाँ रहा, किस तरह से औरंगजेब को मराठों से कठिन संघर्ष करना पड़ा, ये सभी जानकारी खफी खान ने अपने इस इतिहास के किताब में लिखा हुआ। तो ये तो दोस्तों ये सारे जो हमने अभी बताए वो आपको लिटरेरी सोर्स बताया, मतलब साहित्यिक स्रोत। लेकिन इसके अलावा जो हमें सल्तनत के पीरियड में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, भग्नावशेष मकान मिलते हैं और मुगलों के पीरियड का तो अभी बहुत सारे जो भवन हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सभी अधिकांश अभी सुरक्षित हैं। तो इसमें जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और ये अजमेर में बनाया था और ये जो ओरिजिनल जो मकान था वो एक मोनास्ट्री था, ये जैन मोनास्ट्री था, उसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, मस्जिद बनाया गया था, हालांकि अभी भग्नावशेष स्थिति में। और इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उनका जो आर्किटेक्चरल जो अचीवमेंट है सल्तनत पीरियड का, जो अभी भी हम देख रहे हैं, वो है कुतुब मीनार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, लेकिन चूंकि वो 1210 में पोलो खेलते हुए उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो सुल्तान बना उसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की शुरुआत की गई थी, ये याद रखने की जरूरत है, और इसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो कलाकृति है वह अल्लाही दरवाजा, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है, ये भी अभी भग्नावशेष स्थिति में ही है। और ये आप देखेंगे कि यदि आप वहाँ गए हों कुतुब मीनार के पास में, तो आपको ये अल्लाही दरवाज़ा मिल जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि इसमें पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड नाप का प्रयोग किया गया है, जिसके मेहराब बनाए गए, हालांकि वो टूट गया है। तो इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण किया था, हौज खास जो अभी भी दिल्ली में प्रसिद्ध जगह है, और
आर्किटेक्चरल रिमेन्स वहाँ के उस समय के पीरियड के जो मकान बने हुए थे वो भी हमें उस देखने को मिलता है। इसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था। तुगलकाबाद जो तुगलक क्रिकेट फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट का जो मैदान है वहीं के आसपास का इलाका को तुगलकाबाद बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त मोहम्मद तुगलक ने एक दूसरा सिटी बनाया था वहीं आसपास में, उसको बोलते थे जहां पनाह। जहां पनाह। और इसके अतिरिक्त फिरोज तुगलक ने एक फिरोजाबाद शहर का भी निर्माण किया था दिल्ली में। तो फिरोज तुगलक ने बहुत सारे शहर बनाए थे दिल्ली के अलावा, करीब 6 शहर बनाए थे, उसमें एक फिरोजाबाद भी था। और इसके बारे में डिटेल व्याख्या हमारे वीडियो जो फिरोज तुगलक से संबंधित है उसको आप जरूर देखिए। तो इसके अतिरिक्त जैसा कि मुगलों के बारे में आप जानते हैं कि वो गार्डन का निर्माण करने में, बगीचे के निर्माण करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। लाहौर का गार्डन मुगलों के द्वारा शानदार ढंग से बनाया गया था। भवन निर्माण में उनका वो बेजोड़ थे, जैसे कि ताजमहल, और जिसमें पितरे द्वारा मतलब क्या होता है? पितरे, ये भी क्वेश्चन एक बार प्रीलिम्स में पूछा था। पितरे दूरा ये एक कला है जो सेमी प्रीसियस या प्रीसियस जो जेम है, जेम को संगमरमर में सेट करने का जो प्रक्रिया है, उनमें घुसाने का जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं पितरे दूरा। हालांकि बाद के वर्षों में बहुत सारे जो कीमती जो हीरे जवाहरात थे उसमें जो लगे थे, जो प्रीसियस जेम्स लगे थे, जैसे अगेट लगा था और बहुत सारे चीज लगे हुए थे, टर्क्वाइज लगा हुआ था। तो वो सब तो बाद के वर्षे में लोगों ने उसको खोद कर निकाल लिया, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो ये पितरे दोरा जो ये कला है, ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है और ये संगमरमर के भीतर घुसाने का, उसके अंदर सेट करने का ये कला है, जिसको कि पितरे दूरा कला कहते हैं। ये नायब कला है। इसके बारे में प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। तो जैसे कि आप देखते हैं कि लाल किला आगरा में और फिर लाल किला दिल्ली में रेड स्टोन से, सैंड स्टोन से बनाया गया है। ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बनाया गया है। इसके अलावा इत्माद दौला ये कौन था? इत्मद दौला। ये इत्माद दौला जो है वो नूरजहां का पिता था और ये ईरान से आया हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोबल्स, जहांगीर के शासनकाल में ये बहुत महत्वपूर्ण नोबल्स था। और इसी का लड़का आसिफ खान बाद में शाहजहां के समय में प्रधानमंत्री बना। तो इसका भी जो टॉम है वो नूरजहां के द्वारा बनाया गया, जो आगरा में स्थित है और उसमें जबरदस्त कलाकारी की गई है। इसी तरह से हुमायूं का टॉम जो दिल्ली में है, जिसमें कि डबल डोम की व्यवस्था किया गया है, जो कि हिंदुस्तान में पहले ऐसा प्रचलन में नहीं था। तो यही जो है ताजमहल का प्रोटोटाइप है। शुरुआती जो आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट हुआ उसमें हुमायूं का जो टॉम है वो ताजमहल का प्रोटोटाइप है। उसी का हुमायूं के टॉम का ही परिष्कृत जो रूप है वो ताजमहल है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि दोस्तों, मुगल आर्किटेक्चर या भवन निर्माण कला में हिंदुस्तान में अद्वितीय थे। उनके जैसा न पहले कोई था और न बाद में कोई हुआ।
और इसी भवन निर्माण कला, अभी चांदनी चौक जो बना हुआ है वो, उसमें से बहुत सारे जो भवन हैं, करीब 7 भवन, वो शाहजहां की बड़ी पुत्री के द्वारा बनाया गया है, जो अभी भी मौजूद हैं। इसके बाद हमें मुगलों के समय में पेंटिंग से भी उस समय के पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। सल्तनत काल के जो बहुत सारे पेंटिंग है वो अभी अब मौजूद नहीं है, लेकिन मुगलों के समय के जो पेंटिंग हैं, खासकर जो पेंटर समद, उन्होंने पर्सिया से एक नायब पेंटर को बुलाया था, और जहाँ पर कि चित्रकारी में बहुत, खास करके जहांगीर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया गया था। तो उससे भी, उस चित्रों से भी हमें जानकारी मिलती है उस समय के बारे में।